ये बताओ वॉइस मेरा क्लियर है सबको और आपको इमेज अच्छे से दिख रही है? ठीक। जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा था वहां पर हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड वाला चैप्टर किया था। एग्रीगेट डिमांड तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसके आगे मैं इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि वो आपका लमसम 6-7 चैप्टर है। तो मैं चाहता हूं अभी आने वाली क्लासेस में एक बार आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए प्रॉपर, फिर हम आगे बढ़ें क्योंकि वी हैव सफिशिएंट टाइम फॉर इट। तो सबसे पहले रिवीजन करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स में ए लगा हुआ है। ए का मतलब ऑल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को या इकोनॉमिक इश्यूज को ऐसे डील करती है जैसा एज अ ऑल को लेकर, एज अ ऑल को लेकर डील करती है। ठीक है ना? क्लियर है ये पॉइंट? जैसे हमारी नेशनल इनकम, जैसे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये सारी बेसिक थी जो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के शुरुआत में पढ़ा था। फिर जहां पर आपकी स्टार्टिंग हुई थी कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो स्टार्टिंग हुई थी आपकी, वो हुई थी गुड्स से। गुड्स क्या थे बेटा? सर गुड्स में हमारे काफी सारे टाइप्स के गुड्स हमने पढ़े थे। तो सबसे पहला फाइनल गुड्स। चलिए कौन बताएगा फाइनल गुड्स क्या थे बेटा? क्या थे हमारे फाइनल गुड्स? आप में से कोई जवाब देना चाहेगा? फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं बेटा हमारे? Those goods which are in final use, yes। देखो फाइनल गुड्स क्या थे? फाइनल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जिनके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि वो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से बाहर आ चुके हैं, यानी कि अब उन पर प्रोडक्शन नहीं हो सकता या नहीं किया जा सकता, जिसकी वैल्यू अब नहीं बढ़ाई जा सकती और वो डायरेक्ट यूज करे जाएंगे। वो हमारे कौन से गुड्स होते हैं? फाइनल गुड्स होते हैं। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर। अब फाइनल यूजर कोई भी हो सकता है, चाहे कंज्यूमर भी हो सकता है और चाहे प्रोड्यूसर भी हो सकता है। आप जिस फोन से ये क्लास ले रहे हो, आप जिस लैपटॉप से ये क्लास ले रहे हो, वो आपका फाइनल गुड्स है। क्यों? क्योंकि आप उसे डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें अब और प्रोडक्शन नहीं होना, उसकी वैल्यू अब और बढ़ाई नहीं जानी। तो वो हमारे कौन से गुड्स होते हैं? फाइनल गुड्स होते हैं। ठीक है ना? तो फाइनल गुड्स हमारे कौन से हैं सर? जैसे कि आपका मोबाइल, आपका घर, आपकी खाने पीने की चीजें, जो कोई भी चीज का इस्तेमाल आप कर रहे हो और उसमें ये फीचर है कि वो हमारी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से बाहर है, उसकी अब कीमत इंक्रीज नहीं होनी, अब वो डायरेक्ट इस्तेमाल की जाएंगे। या तो तीनों फीचर हो या दो फीचर हो या एक फीचर हो, इनसे हम पहचानेंगे कि ये हमारे कौन से गुड्स हैं? फाइनल गुड्स हैं। उसके बाद सेकंड गुड्स हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जिसमें इसके जस्ट उल्टा फीचर होता है। कैसे सर? इंटरमीडिएट गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं
जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस अभी नहीं करे हैं, यूज करने के लिए रेडी नहीं है, और उनकी जो कीमत है वो अभी बढ़ाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो है ये मोबाइल का रिटेल शॉप है, और इसने जहां से मोबाइल मंगवाया है वो मोबाइल पड़ा इन्हें 15,000 रुपए का। तो मुझे ये बताओ, क्या ये जो रिटेल शॉप है मोबाइल की, आपको भी वो फोन 15,000 में पड़ेगा क्या? क्या ये 15,000 का फोन जो है, क्या आपको भी 15,000 का पड़ेगा? नहीं सर, हमको 15,000 का नहीं पड़ेगा, हमको 15,000 से ज्यादा का पड़ेगा। तो ये कौन सा गुड्स है हमारा? इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू अभी बढ़ाई जा सकती है, कीमत उसकी अभी और बढ़ाई जा सकती है। तो जिस गुड्स की कीमत बढ़ाई जा सकती है, जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं आया है, जो यूज करने के लिए तैयार नहीं है, वो हमारे कौन से गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स। जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से बाहर आ चुके हैं, वैल्यू उनकी बढ़ाई नहीं जा सकती और यूज करने के लिए तैयार है, वो हमारे फाइनल गुड्स। अब मैं आपको एक ही तरीके के गुड्स को एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि वेदर दे आर फाइनल गुड्स और दे आर इंटरमीडिएट। ठीक है ना? चलिए, देखो, शुगर, ये चीनी वाली शुगर है, शुगर नहीं समझ लेना बेटा। शुगर हमारा, अगर मैंने आपसे कही शुगर, और मुझे बताओ क्या ये फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है, आप कहोगे सर ये टोटली डिपेंड करता है इसके एंड यूज पर, एंड यूज ऑफ गुड्स, यानी कि जो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो किस पर्पस के लिए किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, वो डिसाइड करेगा कि हम इसे फाइनल गुड्स कहेंगे या इंटरमीडिएट। कैसे सर? अगर इस शुगर का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, यानी कि कंज्यूमर कर रहा है, दूध वगैरह में डाल के पी रहे हैं, चाय वगैरह में डाल के पी रहे हैं, तो ये हमारे कौन से गुड्स हैं बेटा? तो सर ये हमारे फाइनल गुड्स। तो ये हमारे फाइनल गुड्स हैं। फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल हो रहा है, बिस्किट्स बन रहे हैं या कोई और प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है जिसमें शुगर का इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर ये हमारा फाइनल गुड्स नहीं कहलाएगा। क्यों सर? क्योंकि वो शुगर उस बिस्किट्स में मिलकर उसकी कीमत को बढ़ा देगी। तो ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ आपको बेटा? एग्जाम्पल क्लियर हुआ आपको अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओके, तो ये हमने डिफर देखा कि हमारे फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। अब हमारी जो थर्ड कैटेगरी आती है, ये क्या खोल लिया हमने, थर्ड कैटेगरी जो आती है वो आती है कंज्यूमर गुड्स की। कंज्यूमर गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो हमारी इच्छा का सेटिस्फेक्शन, यानी कि हमारी वांट को सेटिस्फाई करते हैं डायरेक्टली। यानी कि वो कोई भी गुड्स जो आपकी इच्छा की पूर्ति करता है या आपकी इच्छा की पूर्ति करने लायक है, वो आपका कौन सा गुड्स कहलाता है बेटा? कंज्यूमर गुड्स। कोई भी गुड्स हो सकता है, वो खाने की चीजें, पहनने की चीजें, गाड़ी घोड़ा मोबाइल, जो भी चीज है जो आपको संतुष्टि दे रहा है, वो आपका कौन सा गुड्स है? कंज्यूमर गुड्स है। वो गुड्स जो आपको सेटिस्फेक्शन देता है वो आपके कौन से गुड्स हैं? कंज्यूमर गुड्स हैं। और इसके टाइप्स होते हैं बेटा। टाइप नंबर 1, ड्यूरेबल गुड्स। टाइप नंबर 2, सेमी ड्यूरेबल।
टाइप नंबर 3 नॉन ड्यूरेबल, टाइप नंबर 4 सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जिनका जो टाइम पीरियड होता है, जिनका यूज करना आप 1 साल से ज्यादा कर सकते हैं, वो सारे गुड्स जिनका इस्तेमाल आप 1 साल से ज्यादा कर सकते हैं वो हमारे ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं। कीमत इनकी ज्यादा होती है, कीमत हाई होती है, जैसे कि आपकी कार, आपकी बाइक, आपकी बिल्डिंग, ये सारी चीजें हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? ड्यूरेबल गुड्स के एग्जाम्पल हैं। सेमी ड्यूरेबल का मतलब वो सारी चीजें जिनका इस्तेमाल आप हद से हद 1 साल तक कर सकते हो, खींचतान के 1 साल तक आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसको हम कहते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। और मोस्टली ये ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह होते हैं। नॉन ड्यूरेबल क्या होता है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होता है जिसका इस्तेमाल सिर्फ आप एक बार कर सकते हो। खाने पीने की चीजें वो हमारी किस कैटेगरी में आती है? नॉन ड्यूरेबल। और सर्विसेज, सर्विसेज होती है हमारी नॉन मटेरियल। जब आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए किसी दूसरे पर्सन से उसकी सर्विस लेते हो। आपको बुखार आ गया, आप डॉक्टर के पास चले गए। आपको डांस सीखना था, आप डांसर के पास चले गए। आपको पढ़ना था, आप टीचर के पास चले गए। आपको लॉ से रिलेटेड कोई काम था, लॉयर के पास चले गए। ये सारी हमारी होती हैं सर्विसेज। तो कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। और इसके टाइप्स हैं बेटा ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। नेक्स्ट टाइप आता है आपका कैपिटल गुड्स, और उसी में डिफरेंशिएट भी करना पड़ता है हमको। नेक्स्ट टाइप है आपका कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो हमारी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में काम आएगा। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में मतलब कि जब आप किसी गुड्स को बना रहे हो, उस गुड्स को बनाते समय वो गुड्स जो आपकी रॉ मटेरियल को आपके रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देगा, कच्चे माल को या फिर अनयूजफुल गुड्स को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट कर देगा, वो आपका कैपिटल गुड्स है। जैसे कि आपकी प्लांट एंड मशीनरी। और इन कैपिटल गुड्स का हम रिपीटेडली इस्तेमाल कर सकते हैं, लगातार बार बार। और इसी से रिलेटेड एक गुड्स होते हैं जो होते हैं हमारे प्रोड्यूसर गुड्स। वो भी हमारे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में काम आते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल आप बार बार नहीं कर सकते, जैसे कि रॉ मटेरियल। तो यहां तक हमने अभी गुड्स पढ़े सारे। कोई भी गुड्स ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया हो? चाहे वो फाइनल हो, इंटरमीडिएट हो, कैपिटल हो, कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो, कोई भी गुड्स ऐसा है? बाकी बच्चों? ओके। गुड्स के बाद जब हमने डिसाइड कर लिया हमारे ये सारे गुड्स होते हैं, फिर हम करते हैं इन्वेस्टमेंट। यस सर। इन्वेस्टमेंट में बेटा हमारे दो टाइप होते हैं। एक हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट।
अब सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो भी आपके पास स्टॉक है, जिसको आप अपनी कैपिटल मान रहे हो, चाहे वो आपका पैसा है, चाहे आपका गोदाम में पड़ा हुआ माल है, चाहे गोदाम में पड़ी हुई मशीन्स हैं, इनमें जो भी इंक्रीजमेंट होता है, इंक्रीजमेंट यानी कि बढ़ना, आपके पास साल की शुरुआत में 50,000 का स्टॉक था, साल के एंड में आपके पास 1,20,000 का स्टॉक है, तो ये 70,000 जो बढ़े, इसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो टाइप दे रखा है, एक हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट है और एक हमारा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट है। इन दोनों में फर्क क्या है? फिक्स इन्वेस्टमेंट हमारी वो इन्वेस्टमेंट होती है जो हमारे कैपिटल एसेट्स पर, कैपिटल गुड्स से रिलेट करती है, यानी कि एसेट से रिलेट करती है, संपत्ति से। साल की शुरुआत में आपके पास कितनी मशीन थी, साल के एंड में आपके पास कितनी मशीन है, इसमें जो इंक्रीजमेंट होगा वो होगा आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट। और बात आई आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेंट्री क्या होती है पहले ये समझ लो। एक टाइम पर जो हमारा प्रोड्यूसर होता है उसके पास तीन चीजें होती हैं। एक होता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल, एक होता है सेमी फिनिश गुड्स, आधा बना हुआ, और एक होता है फिनिश गुड्स, पूरा बना हुआ लेकिन अभी सेल नहीं हुआ। इन तीनों में जब भी इंक्रीजमेंट होता है उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो आगे चल के यहीं से आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का फंडा बना था। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब हम खर्चा कर रहे हैं तो वो नई एसेट्स पर भी कर रहे हैं और पुरानी एसेट्स पर भी कर रहे हैं। और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या होता था कि जो भी खर्चा कर रहे हैं वो हम नई एसेट्स पर कर रहे हैं। तो आपको मालूम है जब भी हम पुरानी एसेट्स पर खर्चा करेंगे तो पुरानी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन क्या होता है, इंक्लूड होता है, और नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। तो जब आप नेशनल इनकम वाला चैप्टर पढ़ रहे थे वहां आपने देखा था कि जब हम ग्रॉस से नेट पर जा रहे थे तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे थे, और नेट से ग्रॉस पर जा रहे थे तो डेप्रिसिएशन को प्लस कर रहे थे। ठीक है ना? जैस बेटा, आप जो अकाउंट्स की वीडियो मिली है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, वो वीडियो बेटा आज कंप्लीट कर लेना याद से। क्वेश्चन में बता दूं कौन कौन से करने हैं, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत बेटा? फिर आया था आपका स्टॉक। स्टॉक और फ्लो में फर्क क्या रहता है? स्टॉक होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो होता है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपने किसी चीज को मेजर किया उस समय उसका वैल्यू क्या था, उसको हम कहते हैं स्टॉक। और फ्लो में हम किसी चीज को मेजर करते हैं पीरियड के हिसाब से, यानी कि 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, 1 साल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आज अपने बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो चेक किया
वो मान लो 10,000 था, ये है आपका स्टॉक। पिछले 7 दिन में आपने कितना पैसा निकाला है और कितना पैसा डाला है, ये आपका कहलाता है फ्लो। आपके घर में जो पानी की टंकी रखी होगी, वहां एक टाइम पर जितना भी पानी है वो है हमारा स्टॉक, और जो डेली आपके घर में यूज हो रहा है वो है हमारा फ्लो। तो ये आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है, बोर्ड के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टॉक और फ्लो। तो यहीं पर फ्लो से आपका एक फ्लो बनता है जिसे हम कहते हैं इंटरसेक्टोरल फ्लो। इंटरसेक्टोरल फ्लो का मतलब होता है कि हमारे जो सेक्टर्स हैं, जैसे एक हाउस होल्ड सेक्टर, एक प्रोड्यूसर सेक्टर, एक गवर्नमेंट सेक्टर और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये चारों सेक्टर के बीच में जो फ्लो चलता है, इस फ्लो को हम कहते हैं इंटरसेक्टोरल फ्लो। हाउस होल्ड कुछ फैक्टर सर्विसेज देता है या पैसा देता है, जिसके बदले प्रोड्यूसर या तो गुड्स देता है। प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट को टैक्स देता है और गवर्नमेंट उसे लीगल एक स्टैम्प देती है कि भाई आप सारा काम लीगल कर रहे हो, आपसे कोई कुछ नहीं कह सकता। गवर्नमेंट अगर इंडिया में कोई चीज या कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो वो अवेलेबल कराती है, कहाँ से? बाहर से। और बाहर की जो कंट्रीज होती हैं वो इसलिए डिपेंड होती हैं कि हम अपने सामान को इंडिया में सेल कर सकें। तो ये चारों सेक्टर्स के बीच में जो फ्लो चल रहा है, इस फ्लो को हम कहते हैं इंटरसेक्टोरल फ्लो। और यहीं से आपका पॉइंट बनता है डेप्रीशिएशन का। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है? जब भी हम कैपिटल एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं बिजनेस में, जब भी हम कैपिटल एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं बिजनेस में, धीरे 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 क्या होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो कम होती जाती है। धीरे धीरे जो उसकी वैल्यू है वो कम होती जाती है। कैसे? बाय नॉर्मल वियर एंड टीयर, यानी ये इस्तेमाल करने से, है ना, या एक्सीडेंटल डैमेजेस वगैरह की वजह से, या एक्सपेक्टेड एब्सोलेंसेस। एक्सपेक्टेड एब्सोलेंसेस का मतलब होता है कि जो आप सोच के बैठे थे, जो आपने सोचा था ऐसा होगा, भाई सामने वाला जो कॉम्पिटिटर है वो अपनी पॉलिसी में चेंज कर सकता है ना, उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड एब्सोलेंसेस। या फिर कोई तकनीक में चेंज आ गया, ठीक है ना, इसको तो हम कहते हैं डेप्रिशिएशन एक्सपेक्टेड एब्सोलेंसेस। कुछ हमारी अनएक्सपेक्टेड एब्सोलेंसेस भी होती है, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो उसको हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड एब्सोलेंसेस। और जब अनएक्सपेक्टेड एब्सोलेंस होता है तो वहां पर आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको छोटा मोटा लॉस होगा, वहां पर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि सब बर्बाद ही हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कैपिटल लॉस। और डेप्रिसिएशन के साथ साथ हम लोग एक फंड भी बनाते हैं, ताकि अगर हमारी मशीन, देखो उसको मैं समझाता हूं, मान लो यहां पर मैं लेता हूं डेप्रिसिएशन, और यहां पर मैं लेता हूं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूं कि एक मशीन थी 5 लाख रुपए की, और उस पर हर साल 50,000 रुपए का डेप लग रहा है। जब 5 लाख की मशीन है और हर साल 50,000 का डेप लग रहा है, तो आने वाले 10 साल में ये मशीन पूरी खत्म हो जाएगी। तो मैं हर साल 50,000 रुपए इस फंड में डालूंगा, ताकि 10 साल बाद जब यहां पर सब खत्म हो जाएगा
तो यहाँ पर मुझे वो अमाउंट वापस से मिल जाएगा जिससे मैं अगेन एक नई मशीन खरीद सकता हूं। तो एट लास्ट इस चैप्टर में दो चीजें और बचती हैं, रियल फ्लो, मनी फ्लो। ये रिवीजन बेटा इसलिए करवाया क्योंकि हम लोग एग्रीगेट तक पहुंच गए थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का 5th 6th चैप्टर तक पहुंच गए थे। मैं सोचा एक बार रिवाइज हो जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम पे काफी सफिशिएंट टाइम भी है बेटा। और आपका जो इस बार का बोर्ड है वो सीबीक्यू फॉर्म में होगा, आपको तो मालूम ही है। केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो काफी हाई ऑर्डर थिंकिंग के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा इन इकोनॉमिक्स स्पेशली। तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम रियल फ्लो और मनी फ्लो की। रियल फ्लो का मतलब है जहां पर जो फ्लो चलेगा वो गुड्स एंड सर्विसेज का चलेगा, और मनी फ्लो में नाम से समझ में आ रहा है किसका फ्लो चलेगा सर, मनी बाई का। कैसे देखो, ये मान लो हाउस होल्ड है, ये प्रोड्यूसर। अब हाउस होल्ड कुछ फैक्टर सर्विसेज देता है। फैक्टर सर्विसेज जैसे कि या तो अपना घर दे दिया प्रोडक्शन करने के लिए, या वो खुद एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा है, या उसने पैसा लगा दिया है, या अपनी कोई स्किल दी है। पैसे से रिलेटेड कोई बात नहीं है, तो उसने क्या दी, फैक्टर सर्विसेज दी। और इन फैक्टर सर्विसेज के बदले प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, गुड्स वगैरह दे रहा है, सामान वगैरह दे रहा है इस्तेमाल करने के लिए। तो यहां पर आपने देखा कि पैसे से रिलेटेड कोई फ्लो नहीं है, सर्विसेज दी जा रही हैं तो उसके बदले गुड्स मिल रहे हैं। लेकिन मनी फ्लो में क्या होता है, या तो हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज दे रहा है तो उसके बदले प्रोड्यूसर सेक्टर उन्हें पेमेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, या हाउस होल्ड सेक्टर पैसा दे रहा है और प्रोड्यूसर सेक्टर उनके बदले गुड्स वगैरह दे रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो आपने देखा यहाँ जो फ्लो चल रहा है बेटा, वो फ्लो है पैसों से रिलेटेड। ठीक है ना। तो अब मैं बात कर रहा हूं अगर इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सबसे पहले कि आपको सारे टाइप के जो गुड्स हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फाइनल गुड्स क्या, इंटरमीडिएट गुड्स क्या, कंज्यूमर गुड्स क्या, विद टाइप्स, कैपिटल गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स। सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए आता है जहां पर आपको गुड्स का नाम दिया हो और आपको पहचानना हो कि ये कौन सा गुड्स है। तो उसमें आप हमेशा ही लिखते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द एंड यूज ऑफ दैट गुड्स। उस गुड्स का इस्तेमाल अंत में किस पर्पस के लिए करा जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है। तभी हम बताते हैं कि यार ये तो फाइनल गुड्स का फीचर है, या ये इंटरमीडिएट का फीचर है, या ये हमारा कैपिटल गुड्स की तरह ट्रीट करा जाएगा, या हमारा प्रोड्यूसर गुड्स की ट्रीट करा जाएगा। ग्रॉस का और नेट का फर्क आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप नेशन कम करेंगे तो वहां पे आपने देखा होगा, अगर मैं आपसे कहूं जीडीपी को एनडीपी में कन्वर्ट कर दो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो, तो आप क्या करोगे, ये ग्रॉस है और ये नेट है। आपको मालूम है सर ग्रॉस में डेप्रिसिएशन आता है और नेट में नहीं आता, तो यहां पर तो आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और जब आप एनडीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करोगे तो हम डेप्रिसिएशन को प्लस कर दें, क्योंकि मैंने बताया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जहां पर या तो हम नई एसेट्स को खरीद रहे हैं या पुरानी एसेट्स को खरीद रहे हैं, और पुरानी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। ठीक है ना। तो ये था आज का, ये पूरा रिवीजन मैंने कराया इसी मारा है क्योंकि आपको दिक्कत नहीं आए आगे, है ना।
तो अभी आप लोग क्या करिएगा, एग्रीगेट डिमांड तक वीडियोस ले लेना बेटा मेरे से प्रॉपर, बाकी रिवीजन तो आपका ये चलेगा ही अच्छे से क्लियर होके। साथ साथ जैस बेटा स्पेशली आप जो आपका जो अकाउंट्स में अभी आपके चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ पार्टनर और आपका रिटायरमेंट, ये जो मैंने वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट भेजी थी वहां से आपको कवर करना है। अंजलि आपको भी, नेहा आपको भी बेटा, ठीक है ना। और कवर करके क्वेश्चन मैं बताऊंगा कौन कौन से करने हैं, वो करके मुझे सेंड करने हैं इस वीक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास आपका जब होगा आपको बता दिया जाएगा। बेसिकली मंडे को रखेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टाटा, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।